नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के पद्य भाग से पाठ 5 उत्साह तथा अट नहीं रही है कविता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में पढ़ेंगे। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो चलते हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। पहला, कवि परिचय। दूसरा, शीर्षक की सार्थकता। तीसरा, कविता का सस्वर वाचन, भावार्थ तथा महत्वपूर्ण प्रश्न। चौथा, काव्य सौंदर्य अर्थात शिल्प सौंदर्य। पांचवा, कविता का संदेश। पहला, कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में 21 फरवरी सन 1899 ईस्वी में हुआ था। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने पर उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छोटी सी नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ में ही प्राप्त हुआ। उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। शेष कुनबे का बोझ उठाने में महिसादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर दी। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय अर्थात नहीं भूलने वाली है। निराला रचनावली के 8 खंडों में से उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। दूसरा, शीर्षक की सार्थकता। किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह की जरूरत होती है। निराला जी भी समाज में नई परंपरा की स्थापना के लिए नई पीढ़ी में उत्साह जगाना चाहते हैं। समाज में एक नया बदलाव लाना चाहते हैं जिसके लिए युवा पीढ़ी में उत्साह का होना अत्यंत आवश्यक है। इस कविता में बादल के माध्यम से नई युवा पीढ़ी का आह्वान किया गया है जिसमें जोश, ऊर्जा, उत्साह भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि इसके बिना समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? प्रस्तुत कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। प्रस्तुत कविता में ओज गुण विद्यमान है। बादलों की गर्जना नवजीवन का प्रतीक है। मनुष्य में उत्साह होना ही उसकी उन्नति का कारण है। जिसमें उत्साह है उसी में जीवन है। तीसरा, कविता का सस्वर वाचन, भावार्थ तथा महत्वपूर्ण प्रश्न। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कठिन शब्दों के अर्थ। घोर का अर्थ भयंकर है। गगन यहाँ आसमान को कहा गया है। धाराधर का अर्थ है बादल। ललित का अर्थ है सुंदर। विद्युत का अर्थ होता है बिजली। नवजीवन, नया जीवन। वज्र का अर्थ है कठोर। नूतन का अर्थ है नई। तो चलते हैं भावार्थ की ओर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली के चमकने का अद्भुत वर्णन किया है।
कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है, जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है। इसीलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। तो इन पंक्तियों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला, बाल कल्पना कैसे पाले का आशय स्पष्ट कीजिए। बालक के मन में अनेक कल्पनाएं आती रहती हैं। उसी प्रकार आकाश में भी अनेक बादल आते रहते हैं। इसीलिए कवि ने बादलों को बाल कल्पना कैसे पाले कहा है। बादलों के हृदय में बिजली के रूप में कवि को नई प्रेरणा और उत्साह प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, बादल के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है। बादलों के हृदय में बिजली की शोभा छिपी हुई है, जो समय समय पर जगमगाकर प्रकट हो जाती है। तीसरा प्रश्न, बादलों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में बादलों को तेजस्वी कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। वह कवि जिसके हृदय में वज्र जैसी शक्ति, विद्युत जैसी चमक और नवीन भावनाओं का संचार होता है। दूसरा, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कठिन शब्दों के अर्थ। विकल बेचैन, उन्मन का अर्थ है उदास, निदाघ का अर्थ है गर्मी, सकल का अर्थ है सारे, अज्ञात का अर्थ है अनजान, अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ना हो अर्थात आकाश, तप्त का अर्थ है जलती, धरा का अर्थ है पृथ्वी। तो आगे हम इन पंक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं तो आपको पता है, जहां वर्णों की आवृत्ति देखी जाती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उन्मन उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता, किसी शब्द का काव्य में दोहराना ही पुनरुक्ति प्रकाश या विवक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे मधुर मधुर, सुभग सुभग। तो इन पंक्तियों में विकल विकल, उन्मन उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। निदाघ से यहाँ पर क्या तात्पर्य है। निदाघ यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के ताप को कहा गया है। आए अज्ञात में आप ध्यान से देखिए, वर्णों की आवृत्ति अवर्ण की आवृत्ति पुनः की गई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तप्त धरा से क्या तात्पर्य है, गर्मी से तपती हुई धरती अर्थात सांसारिक दुखों से पीड़ित मानव का अर्थ तप्त धरा है। तो चलते हम इन पंक्तियों के अनुवाद की ओर। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे हैं और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे हैं। तभी किसी अज्ञात अर्थात अनजान दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से पुनः भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने आप पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहे, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा जरूर फल फूल उठेगा। इसीलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। बादलों का मानवीकरण यहाँ पर किया गया, इसीलिए यह मानवीकरण अलंकार भी है। उन्हें नई चेतना जगाने वाला कहा गया है।
बादलों को क्रांति की चेतना का प्रतीक भी माना गया है। किसी भी कविता का आनंद तभी लिया जा सकता है जब हमें काव्य सौंदर्य का ज्ञान हो। तो चलते हम अपने चौथे बिंदु की ओर, काव्य सौंदर्य अर्थात शिल्प सौंदर्य। पहला, कविता प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है। दूसरा, इस कविता में उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश तथा मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बादलों का मानवीकरण किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले उपमा अलंकार है। घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा, भाषा तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। चौथा, कविता छंद मुक्त है परंतु तुकांत लयात्मक प्रवाहमयी है। पांचवा, उत्साह कविता का शीर्षक है, इसलिए इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। पांचवा, उत्साह कविता का संदेश। उत्साह कविता हमें सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सक्रिय रहने एवं संघर्ष करने की नई चेतना देती है। इसमें कवियों को यह संदेश दिया गया कि वे अपनी लेखनी के द्वारा एक नई क्रांति लेकर आए। कविता में संपूर्ण विश्व के पीड़ित जनों की व्याकुलता को दूर करने का भी संदेश दिया गया है। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इसके भी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी ने उत्साह और अट नहीं रही है कविता में प्रकृति का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। जिस तरह उत्साह कविता प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित है, उसी तरह अट नहीं रही में छायावाद की विशेषता है। अट नहीं रही है में किस रस का वर्णन मिलता है? अट नहीं रही है कविता में श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है, क्योंकि जहां पर काव्य में किसी के सौंदर्य का वर्णन या प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस पाया जाता है। और अट नहीं रही है कविता में फागुन मास अर्थात वसंत ऋतु की सुंदरता का अनुपम वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वो चाह कर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचों, वन उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी है। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। अब हम दूसरी कविता का आदर्श वाचन अर्थात सस्वर वाचन करेंगे और भावार्थ को पढ़ेंगे। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का अर्थ होता है समाना, आभा का अर्थ होता है सौंदर्य। भावार्थ पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन मास की सुंदरता का बहुत ही सुंदर बखान किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं और उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, मस्ती से इतराती है। फागुन के समय पेड़ पत्तों से भर जाते हैं और उनमें रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो उनमें फूलों की महक के कारण मादकता आ जाती है और उसी कारण सारे लोगों में भी मस्ती छा जाती है और वह मस्ती इतनी अधिक होती है कि मन में रह नहीं पाती, समा नहीं पाती, अट नहीं पाती, बाहर निकलने का प्रयास करती रहती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त अलंकारों के विषय में पढ़ते हैं। नहीं रही है में ह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। घर घर भर पर कर में र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। शोभा श्री में श वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। घर घर पर पाठ पाठ में
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, ये इन पंक्तियों में भी मानवीकरण अलंकार परिलक्षित हो रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। यहाँ पर देखिए मंद गंध यानी धीमी खुशबू, इसका अर्थ है पुष्पमाल तो आप जानते ही फूलों की माला, पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, शोभाश्री का अर्थ है सौंदर्य अर्थात सुंदरता। तो भावार्थ को हम पढ़ते हैं। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती कि उस पर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों से हरे भरे लाल पत्ते दिखाई देते हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी है, पुष्पमाला अर्थात फूलों की माला। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। जो पुष्पमाला पहन रखी है वो कैसी है? सुगंधित और खुशबू वाली है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलाव से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं को बहुत ही खुशहाल मान रहा है। मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंखें इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन का महीना बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट होता है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता। कविता को विस्तार से समझाने के बाद बोध प्रश्न के रूप में आप सभी को गृह कार्य दिया जा रहा है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला, उपर्युक्त काव्यांश के आधार पर फागुन अर्थात वसंत ऋतु की प्राकृतिक शोभा का वर्णन कीजिए। दूसरा, अट नहीं रही है कविता में किस रस का प्रयोग किया गया है। तीसरा, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट पा रही है। पांचवा, अट नहीं रही है कविता में आए अलंकारों को स्पष्ट कीजिए। विषय से संबंधित अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए। धन्यवाद।